प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कोलाइड के शुद्धिकरण की विधियां, कोलाइड का शुद्धिकरण यानी कि प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड के शुद्धिकरण की जो विधियां हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स विच आर यूज्ड इन प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो 3 तरह की विधियां हैं जिन्हें हम कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने कोलाइडी विलयन बना लिए थे अलग अलग विधियों से, डिस्पर्जन मेथड से, कंडेंसेशन मेथड से कोलाइडल सॉल्यूशन क्रिएट किए थे, बनाए थे। आज के इस लेक्चर में उन कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्योर करने की मेथड्स सीखेंगे, प्रोसेस सीखेंगे। होता क्या है कि जब कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं तो उनमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का यूज करते हैं। अगर सॉल्वेंट या इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इम्प्योरिटी हैं, या ऐसा कहें कि यदि इलेक्ट्रोलाइट्स का कंसंट्रेशन अधिक हो गया है तो जो कोलाइड सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया है वो इम्प्योर है, अशुद्ध है, स्टेबल नहीं है। लेकिन यदि हम कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसे प्योर करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्योरीफिकेशन मेथड्स को अप्लाई करना होगा। तो जो 3 मेथड्स हैं उनमें जो फर्स्ट मेथड है वो है डायलिसिस, जिसको हम हिंदी में अपोहन कहते हैं। जो हमारी सेकंड मेथड है उसे हम विद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस कहते हैं। हमारी जो थर्ड प्रोसेस है उसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या हिंदी में बोले तो अति सूक्ष्म छानन कहते हैं। तो जो सबसे पहली मेथड है जिसको हम डायलिसिस बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं, तो हिंदी में हो सकता है अपोहन शब्द आपने ना सुना हो, लेकिन इंग्लिश में जो इसको डायलिसिस कह रहे हैं वो शब्द जरूर आपने यदा कदा सुना होगा। अक्सर क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर विभिन्न कारणों से जब किडनी अपना काम करना स्लो कर देती है, किडनी की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है या स्लो की जगह किडनी काम करना बंद ही कर देती है, तो ऐसी स्थिति में किडनी का जो फंक्शन है ब्लड को प्योर करना वो घटने लगता है। ब्लड के इम्प्योर होने से ह्यूमन बॉडी के अंदर विभिन्न प्रकार की डीनेचरिंग विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्य को कई तरह के रोग लगने लगते हैं और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में उसके ब्लड को प्योर करना होता है। तो जैसे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है तो डॉक्टर्स एक स्पेशल टाइप के एपरेटस को यूज करते हैं, एक स्पेशल टाइप की मशीन यूज करते हैं जिसे हम आर्टिफिशियल किडनी कह सकते हैं। ये आर्टिफिशियल किडनी जो है वो ह्यूमन ब्लड को, जो कि एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन ही कहलाएगा, उस ब्लड के कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे कर देती है, जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो प्योर कर देती है और मनुष्य की जो बॉडी की कार्य क्षमता है, स्ट्रेंथ है, वो बढ़ जाती है, वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाता है। तो बार बार जो रोगी है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और बार बार इस तरह की आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा अपने इम्प्योर ब्लड को प्योर कराना होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा ब्लड भी व्यक्ति को चढ़ाना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट मेथड है वो डायलिसिस, कोलाइडी जो सॉल्यूशन होते हैं उन्हें डायलिसिस मेथड्स के द्वारा कैसे शुद्ध किया जा सकता है, यही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने देखा ह्यूमन बॉडी के अंदर। उसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो जो डायलिसिस मेथड है उसे थोड़ा सा पुराने लेक्चर से जोड़ेंगे। जब हमने कोलाइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा था उस समय मैंने बात की थी कि जो थॉमस ग्राहम थे, एक जो केमिस्ट थे थॉमस ग्राहम, उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि यदि हम कोलाइड सॉल्यूशन को, यदि हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन को जिसमें क्रिस्टलाइड भी हैं, यदि पार्चमेंट पेपर में लेते हैं तो पार्चमेंट पेपर के आर पार क्रिस्टलाइड तो चले जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो पार्चमेंट पेपर के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर ही रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, जो पार्चमेंट पेपर है, उसके अंदर हमें प्योर कोलाइड मिल जाता है, क्रिस्टलाइड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। यहाँ डायग्राम के द्वारा हमें दिख रहा है, एक फिगर बना हुआ है उसमें हमें दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए एक पार्चमेंट पेपर है, यहाँ पर एक पार्चमेंट पेपर है का बैग लटका हुआ है जिसके अंदर इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है। बाहर जो है वो वाटर भरा हुआ है और बार बार
हम इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को, जो कि पार्चमेंट पेपर के अंदर है, इस वाटर के अंदर क्या करेंगे, डिप करेंगे। जिससे होगा क्या कि क्रिस्टलाइट जो है वो सारा का सारा वाटर के अंदर आ जाएगा और पार्चमेंट पेपर के अंदर हमें प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डायलिसिस। बार बार वाटर को बदल बदल कर पार्चमेंट पेपर के अंदर भरे कोलाइडल सॉल्यूशन को हम प्योर करते जाते हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं डायलिसिस। अब चलते हैं अगली मेथड की ओर, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपोहन। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस में भी सेम वही चीज़ काम कर रही है। यहाँ भी हमने एक, देखिए, एक फ्लास्क लिया हुआ है और इसके ऊपर डायलिसिस मेम्ब्रेन, यानी कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो पार्चमेंट पेपर की झिल्ली है, वो पोरस बेसल के ऊपर, ये जो बर्तन इसमें छोटे छोटे छिद्र हैं जिसके ऊपर मेम्ब्रेन जमा दी गई है, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है, जिसमें से क्रिस्टलाइट पार्टिकल आर पार चले जाएंगे लेकिन कोलाइट पार्टिकल आर पार नहीं आ जा सकेंगे। तो इस तरह के एक फ्लास्क को, जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमने ले लिया है और इस फ्लास्क को हमने एक ऐसे बड़े जार के अंदर रखा है जिसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। इस बार ये जो हमने वेसल लिया हुआ है, इसमें खास बात है कि पानी के आने और जाने की व्यवस्था, इनलेट और आउटलेट का सिस्टम भी यहाँ पर है। और ख़ास बात कि यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड भी लगाए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये कैथोड लगा, ये एनोड लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं उन पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करने का प्रयास करेंगे, तो बाहर तो आ नहीं सकते, मेम्ब्रेन के बाहर नहीं आ जा सकते हैं, इसलिए अंदर ही अंदर मूवमेंट करेंगे। अब जब अंदर बहुत तेज मूवमेंट करेंगे और मेम्ब्रेन से बाहर नहीं आ जा सकते, तो ऐसी स्थिति में जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल्स है, जिनका साइज कैसा है, छोटा है, वो इन पोरस के माध्यम से कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो होगा क्या कि क्रिस्टलॉइड तो बाहर आ जाएंगे लेकिन कोलाइड अंदर ही रह जाएंगे। तो जो काम सिंपल डायलिसिस मेथड में स्लोली हो रहा था, इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड में वही काम कैसा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके क्रिस्टलाइट को कोलाइट से अलग करते हैं, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारी जो थर्ड प्रोसेस है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। अब जब हम कोलाइड सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, तब हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी थी कि जो हमारे कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, वो फिल्टर पेपर के आर पार चले जाते हैं। अब समस्या ये है कि जब फिल्टर पेपर के ही आर पार जा रहे हैं तो इनको फ़िल्टर कैसे किया जाए। तो इसके लिए हमें स्पेशल टाइप के फ़िल्टर पेपर की ज़रूरत होती है, जिसे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलते हैं। और जिस प्रोसेस में अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज किया जाएगा उस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे, अति सूक्ष्म छानन कहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो अल्ट्रा फिल्टर पेपर ये कहाँ मिलता है, कैसे बनता है। तो हम अपनी केमिस्ट्री लैब में जो सिंपल फ़िल्टर पेपर यूज करते हैं, वही फ़िल्टर पेपर लेना है हमें और उसे एसिटिक एसिड के कोलाइडी सॉल्यूशन में डिप करना है या फॉर्मेल्डिहाइड या जिलेटिन के कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप करना है। डिप करके बाहर निकालना है, उसे ड्राई करना है। इससे होगा क्या कि ये जो जिलेटिन था या फॉर्मेल्डिहाइड था या कोलाइडी एसिटिक एसिड का जो सॉल्यूशन था, वो फिल्टर पेपर्स के पोर्स की साइज को घटा देगा। रिजल्ट क्या होगा कि जो कोलाइड पार्टिकल फिल्टर पेपर के आर पार आ जा रहे थे, अब वो फिल्टर पेपर के आर पार नहीं आ जा सकेंगे। तो जब कोलाइड पार्टिकल फिल्टर पेपर के आर पार नहीं आ जा सकेंगे, क्योंकि पोरस जो हैं वो कैसे हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल हैं वो तो अब भी आर पार आ जा सकते हैं। तो इसी बात को हम डायग्राम से समझते हैं कि एक फ्लास्क है, यहाँ पर देखिए आप, स्पेशल टाइप का क्या लगाया गया है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर लगाया गया है। तो जो कोलाइड पार्टिकल हैं वो तो यहीं रह गए हैं, लेकिन जो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स हैं वो आर पार मूव कर गए हैं। तो फिल्टर पेपर के एक तरफ तो क्रिस्टलाइट पार्टिकल्स हो गए और दूसरी तरफ कोलाइड पार्टिकल्स हो गए, और ये काम किसकी हेल्प से हुआ है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से हुआ है। अगर हम वाटर पर यहाँ पर पिस्टन के थ्रू और ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो यही प्रोसेस और भी जल्दी होगी। तो इस प्रोसेस को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं।
तो आज हमने तीनों तरह की जो मेथड्स हैं वो पढ़ी हैं, प्योरीफिकेशन मेथड्स पढ़ी हैं। और मुझे लगता है कि बहुत छोटा सा वीडियो था और बहुत आसान था, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि कोई भी समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, सीधे कॉल भी कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हें अपनी नोटबुक में नोट करें। साथ ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो 2 मार्क्स में इस चैप्टर से पूछ लिए जाते हैं, वो भी लिखकर अपने नोट से तैयार करें। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जल्दी ही हम अगला वीडियो लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगे। सरफेस केमिस्ट्री के अंतिम पायदानों पर हम चल रहे हैं और बहुत जल्दी केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर हम आपके बीच उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।